तो आज से अपना ये जो बैच है सुपर 30 दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग की शुरुआत हम करने वाले हैं। टॉपिक का जो नाम रहेगा वो आपका रहेगा डाइस। डाइस का मतलब होता है पासा, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल्स इसको देखेंगे, आपको बोर्ड पे ध्यान देना है और अपनी कॉपी में नोट्स बनाना है बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइस क्या होता है। तो डाइस को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो फिगर होते हैं, जो आकृति होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है 2D फिगर, एक होती है 3D फिगर। डी का मतलब होता है डायमेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विमाएं, यानी ऐसी आकृति जिसकी केवल दो ही डायमेंशन है, वो क्या कहलाती है? 2D फिगर कहलाती है। जैसे आयत है, तो आयत में आपको क्या मिलती है? या तो लेंथ या फिर ब्रेथ, यानी या तो लंबाई या फिर चौड़ाई। जैसे वर्ग है, तो इसमें भी आपको क्या मिलेगी? लंबाई या चौड़ाई। ट्रायंगल है, वो भी एक क्या है? 2D फिगर है, क्योंकि यहाँ पे या तो बेस मिलेगा या आपको हाइट मिलेगी। लेकिन बात करें 3D फिगर की, तो 3D फिगर का मतलब है कि जिसमें 3 डायमेंशन होती हैं। जैसे आपका क्यूब है, क्यूब की जो आकृति होती है वो इस प्रकार से डिनोट की जाती है। अब इस आकृति को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इसी प्रकार क्यूबाइड है, यानी अगर हिंदी में कहें तो घन, घनाभ, ये सारे की सारे क्या है? 3D फिगर है, ठीक है। अब बात करते हैं डाइस की। तो डाइस क्या है? एक घन का ही डिजाइन किया हुआ, मॉडिफाई किया हुआ रूप होता है। एक्चुअल में जो डाइस है वो क्यूब होता है, और क्यूब की जो एक्चुअल आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यूब की खासियत क्या है, क्या क्या इसमें विशेष चीज होती है। तो सबसे पहली बात आती है सरफेस। अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, सरफेस का मतलब होता है सतह या फलक। तो किसी भी पासे में या किसी भी घन में जो फलक होती हैं, जो सरफेस होती है, उनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। जैसे हमारा ये कमरा है, ये भी क्या है? घन है। इसमें क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ठीक है, फ्रंट है और बैक है। दूसरी बात आती है कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब होता है कोने। तो किसी भी घन में, किसी भी क्यूब में कॉर्नर की जो संख्या होती है 8 होती है। जैसे अगर इस आकृति की हम बात करें या इस कमरे की हम बात करें जहां पे हम बैठे हुए, तो 4 कॉर्नर आपको नीचे नजर आएंगे, 4 कहां नजर आएंगे? आपको ऊपर नजर आएंगे। जैसे यहां पे 1 2 3 4 कॉर्नर ऊपर हैं और 4 ही कहां मिलेंगे? आपको नीचे मिलेंगे। तो टोटल कॉर्नर कितने हुए? 8 हुए। तीसरी चीज यहां पे आती है एज। एज का मतलब होता है कोर या फिर किनारे, या फिर इनको रेखाएं भी कह सकते हैं। कोर क्या होती है? किनारे क्या होती है? वो पतली लाइन जो दो सरफेस को मिलाने का काम करती है। जैसे यहाँ पे राइट और टॉप को, ये सरफेस, ये जो फलक है, ये जो राइट और टॉप की जो फलक है, इसको जो मिला रही है ये लाइन है, इसको एज कहा जाता है। फ्रंट और राइट को जो मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये भी क्या है? एज है। तो किसी भी पासे में अगर हम एज काउंट करें, कोर काउंट करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी किसी भी घन को बनाने में जितनी रेखाओं का प्रयोग होता है, एक्चुअल में वो क्या होती हैं? एज होती हैं, कोर होते हैं, किनारे होते हैं। तो कितनी हुई इनकी संख्या? 12, ठीक है। तो किसी भी घन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है सरफेस 6 होती हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, एज है वो 12 होती है। लेकिन जब भी किसी घन को आप डायरेक्ट देखना चाहोगे तो एक बार में आपको 3 ही सतह नजर आती हैं। 3 हमेशा क्या होती हैं? हिडन होती हैं, छुपी हुई होती हैं। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो भी
छुपी हुई भुजाओं के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डाइस का, तो उसमें जरूरी नहीं कि आपको यहां पे नंबर मिले, पॉइंट मिले या कोई नाम मिल सकता है, यानी अलग अलग प्रकार से आपको डिजाइन करके दिया जा सकता है। एक्चुअल में जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें डाइस का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, उसमें आपको केवल ये पॉइंट नजर आते हैं जिसमें इनकी संख्या 1 से कहां तक रहती है भाई, कहां तक रहती है, 6 तक रहती है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इनकी जगह पर आपको ये पॉइंट भी मिल सकते हैं, नंबर भी, अल्फाबेट भी, किसी का नाम भी मिल सकता है, कलर नेम, यानी कुछ भी, यहाँ पे कोई सिंबल भी मिल सकता है। तो अलग अलग प्रकार से इनको सवाल आपसे पुटअप किया जाता है एग्जाम में। तो अभी तो हमने देखा है कि क्यूब क्या है और डाइस क्या है। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं डाइस से वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एग्जाम में जो डाइस से क्वेश्चन आते हैं उनकी 4 कैटेगरी बनती है। नंबर 1 लिख लीजिए अपनी कॉपी में, व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन। जब पासे की एक आकृति दी जाए, कॉपी में नोट कीजिए। इसमें होगा क्या कि पासे की एक ही आकृति दी जाएगी, इस प्रकार से आपको पासा मिलेगा। और उस पर कुछ नंबर लिखे होंगे। सवाल ही आएगा कि दी हुई पासे की आकृति का अध्ययन करते हुए बताइए 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। यानी इसमें केवल एक आकृति आपको दी जाती है। नंबर 2 जो टाइप आपसे पूछी जाएगी उसमें 2 फिगर आपको दिए जाएंगे, व्हेन 2 फिगर आर गिवन। जब पासे की 2 आकृतियां दी जाएं, इसमें क्या होगा, पासे की 2 आकृतियां दी जाएंगी। और कहेगा कि दी हुई पासे की 2 आकृतियों का अध्ययन करते हुए बताइए कि 3 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। यानी आपको पासे की 2 आकृतियां मिलेंगी और उन 2 आकृतियों के आधार पर आपको सवाल का आंसर देना होता है। तीसरी जो यहां पे टाइप आती है वो आती है मोर देन 2, जब पासे की 2 से ज्यादा आकृति दी जाए। जब पासे की 2 से ज्यादा आकृति जाए, 2 से ज्यादा का मतलब है कि आकृतियां आपको 2 भी मिल सकती हैं, 3 भी मिल सकती हैं, 4 भी मिल सकती हैं, 5 भी मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी टाइप रहेगी जो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसकी जो चौथी टाइप आती है मोस्ट इंपोर्टेंट है और वो होती है ओपन डाइस, यानी इसको कहा जाता है खुला पासा। इसमें क्या होगा कि पासे को ओपन करके आपको दिया जाएगा सवाल में इस प्रकार से, और कहेगा कि जब इस पासे को हम फोल्ड करेंगे तो निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी। यानी फोल्ड को ओपन करवाया जा सकता है और ओपन को फोल्ड करवाया जा सकता है। ये हमारी चौथी कैटेगरी में आएगा ओपन डाइस, खुला पासा। आजकल एक और टाइप यहां पे इंट्रोड्यूस हो सकती है कि जब कोई भी फिगर ना दिया जाए, नो फिगर इज गिवन। जब पासे की कोई भी आकृति ना दी जाए
तो इसमें क्या होगा, इसमें लैंग्वेज बेस का सवाल होगा, उसमें आकृति नहीं होगी, लैंग्वेज होगी कि किसी पासे की सरफेस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सजाया गया, अगर टॉप की सतह पर सी है तो बॉटम पे क्या होगा, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाएगा लैंग्वेज बेस। ठीक है, तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पासे के वो इन 4 कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला है जब एक आकृति आपको दी जाएगी, दूसरा जब 2 आकृति, 3 आकृति, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है, और चौथी टाइप आती है हमारी ओपन डाइस। ठीक है, और 5वीं है नो फिगर इज गिवन। तो ये हमने देखा है कि एग्जाम में कितने प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए, तो ये हमने डाइस को बाहर से जाना, क्या डाइस होता है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं मेन पर्पज पे, डाइस को जानते हैं कि डाइस एक्चुअल में होता क्या है। तो डाइस है वो 2 प्रकार के होते हैं, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको नोट भी करना है। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है मानक पासा। ठीक है, दूसरा होता है जनरल डाइस, यानी इसको बोला जाता है सामान्य या साधारण पासा। ये क्या होता है, तो इनको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पासा आपको दिया गया, और एक पासा आपको इधर बना के दे दिया गया। ठीक है, अगर हम इस पासे को देखें तो जो स्टैंडर्ड डाइस है वो ये कहता है कि जो भी आपको डाइस दिया गया है, पहली बात तो ये कि पासे में केवल 3 ही सतह आपको नजर आती हैं, 3 क्या होती हैं, छुपी होती हैं। और किसी भी पासे में नॉर्मली 1 से लेकर 6 तक क्या होते हैं, नंबर होते हैं। कहाँ तक होते हैं भाई, 1 से लेकर 6 तक के होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो स्टैंडर्ड डाइस है वो ये कहता है कि जो आपको पासे की सरफेस दिख रही हैं उनमें हम 2-2 को जोड़ के देखेंगे। जैसे हमने 5 और 4 को जोड़ा, भाई 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। अगर हम 4 और 1 को जोड़ के देखें तो 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा। अगर हम 5 और 1 को जोड़ें तो 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा। स्टैंडर्ड डाइस जो है, मानक पासा है, वो ये कहता है कि जो भी पासे की सतह आपको दिख रही हैं उनमें हम 2-2 को जोड़ के देखेंगे, और अगर जोड़ करने पर कहीं भी 7 अगर नहीं आता है, 7 नहीं आना चाहिए, तो पासा कौन सा होगा, स्टैंडर्ड होगा। दूसरी तरफ जनरल डाइस को देखें तो हमने 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन जैसे ही आप 4 और 3 को ऐड करोगे तो 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। 7 आते ही पासा कौन सा हो जाएगा, साधारण। 7 है तो साधारण, 7 है तो साधारण। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड में 7 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट सरफेस, विपरीत सतह के अंकों को कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, लिखो अपने कॉपी में। पहले आप ये डिजाइन बना लीजिए, इस प्रकार से नोट कीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। नोट कर लिया तो लिखिए
स्टैंडर्डाइज, डेफिनेशन डालिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। मानक पासा, किसी भी दिए गए पासे की, किसी भी दिए गए पासे की दो नजदीकी सतह के अंकों को जोड़ने पर किसी भी दिए गए पासे की दो नजदीकी सतह के अंकों को जोड़ने पर योगफल 7 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 7 नहीं आना चाहिए। अब उसी के नीचे अगले लाइन में नोट डाल के लिखिए नोट, और फिर लिखिए मानक पासे में हमेशा, मानक पासे में हमेशा विपरीत सतह के अंकों का योग, मानक पासे में हमेशा विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। अगली डेफिनेशन लिख लीजिए, साधारण पासा, जनरल डाइस या जर्नल डाइस, किसी भी दिए गए पासे की दो सतह को, दो नजदीकी सतह को जोड़ने से अगर कहीं भी 7 आता है तो पासा आपका साधारण होगा। एक मिनट, किसी भी दिए गए पासे की दो नजदीकी सतह को जोड़ने पर यदि 7 आ जाए तो पासा साधारण कहलाएगा, जर्नल कहलाएगा। ठीक है, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चार 5 नोटबुक ले आओ, एक सब्जेक्ट की एक नोटबुक हो जाएगी। बार बार रिवीजन करने का मतलब इसमें नोट करके फिर उसमें करोगे ना, ऐसा नहीं है। एक कॉपी ले आओ, उसमें प्रॉपर नोट्स बनते चले जाएंगे बढ़िया तरीके से। अब बोर्ड पे देखे, अगर आपके सामने यहाँ पे 4 डाइस बने हुए हैं, हमें ये देखना है कि कौन सा पासा जर्नल है और कौन सा स्टैंडर्ड है। सबसे पहले पासे को देखूं तो भाई 6 और 2 कितना होगा, बोलना है आपको। 6 और 2 कितना होगा, और 6 और 3, और 3 और 2, यानी कहीं भी 7 नहीं है। तो इसका मतलब ये पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड है, मानक है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 6 और 3 9 हो रहा है, 5 और 3 8, 6 और 5 11, यानी ये पासा भी कौन सा है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी 7 नहीं मिला। यहाँ पे देखें तो 6 और 2 8, 4 2 6, 6 और 4 10, यानी यहाँ भी हमें 7 नहीं मिला। तो ये भी पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड है, मानक है। और यहाँ देखें तो 5 और 3 8 हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है, लेकिन जैसे ही 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7, और 7 का मतलब ही क्या है, साधारण, 7 से साधारण। ठीक है, तो पासा जब दिया जाएगा तो आप ये पहचान सकते हैं कि पासा मानक है या साधारण है। पहचान लोगे, यस और नो? चलिए, तो ये आपकी पहचान हुई। अब आते हैं पॉइंटों पर। स्टैंडर्ड है उसमें 7 क्यों नहीं आना चाहिए, जर्नल है उसमें 7 आना चाहिए या आ जाए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जैसे मान लीजिए हम अपने घर में पंखा लेके आते हैं, तो एक तो पंखा हम लेके आए भाई बजाज का, ओरिएंट का, तो इनमें क्या होती है, कंपनी स्टैंडर्ड है कि आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी तो मिलेगी,
वो पंखा आप चाहे दिल्ली में परचेज करो, चाहे तमिलनाडु चेन्नई में परचेज करो, कोलकाता में परचेज करो, वो हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा कि उसमें 2 साल की वारंटी मिलेगी तो मिलेगी। लेकिन जर्नल का मतलब कि जैसे भी आप कोई चाइनीज चीज़ खरीदते हो, कोई अदर प्रोडक्ट खरीदते हो, उसमें वारंटी नहीं होती है। दुकानदार आपको खुद ही कह देगा भाई चल रहा है तो 4 दिन, नहीं तो चल रहा है तो 4 साल चल जाएगा, नहीं चलेगा तो 4 दिन नहीं चलेगा, उसमें कोई भी वारंटी नहीं होती है। ठीक वैसा ही यहाँ पे होता है कि स्टैंडर्ड है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती हैं। स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसकी विपरीत सतह के अंकों का योग हमेशा ही कितना होता है, 7 होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने एक पासा बनाया, जब भी पासे का क्वेश्चन आएगा पहला काम आपको यही करना है कि ये पासा मानक है या साधारण, ये चेक करना है आपको। तो यहां पे चेक करेंगे कौन सा पासा, जरा बताना। मानक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी सतह नजर आ रही है भाई, 2, 4 और 6। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि पासे में नंबर होते हैं 1 से लेकर कहां तक, 6 तक। अब 2, 4, 6 हमें नजर आ रहे हैं, तो बच गए कौन से भाई, 1, 3 और 5। अपनी कॉपी में एक और लाइन लिख लीजिए। पासे में जो सतह हमें नजर आ रही है, पासे में जो सतह या जो सरफेस हमें नजर आ रही है वो कभी भी एक दूसरे की विपरीत नहीं हो सकती। पासे में जो सतह नजर आ रही है वो एक दूसरे की विपरीत नहीं हो सकती। ठीक इसी का उल्टा है कि जो छुपी हुई है वो भी एक दूसरे की विपरीत नहीं हो सकती। अब देखो भाई बोर्ड पे, कहने का मतलब ये है कि आपको जो 2 है, अपोजिट क्या होता है, अपोजिट का मतलब कि जो आपको टॉप पे नजर आ रहा है 2, तो ऐसा कोई नंबर होगा जो 2 का अपोजिट होगा, वो कहां होगा, बॉटम पे होगा, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। 4 है, ये राइट में है, लेकिन 4 का अपोजिट कोई नंबर होगा जो 4 के कहां होगा, लेफ्ट में होगा, लेकिन वो छुपा हुआ है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार 6 के अपोजिट में कोई नंबर होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या 2 का विपरीत 6 और 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जो सतह आपको नजर आ रही है वो एक दूसरे की अपोजिट नहीं हो सकती। ये बात आप नोट कर लीजिए। अच्छा जी, दूसरी चीज, ये पासा कौन सा है, पासा है जी मानक है, स्टैंडर्ड है। तो मानक में होगा क्या कि अपोजिट का योग कितना होगा, 7 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप डायरेक्टली कहोगे सर जी 2 का विपरीत 6 और 4 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो एक साथ नजर आ रहे हैं। बच गए आपके पास 1, 3 और 5। तो 2 में किस नंबर को अपोजिट करें ताकि दोनों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो आंसर क्या आएगा जी, 5। इसी प्रकार 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, और 6 का विपरीत क्या होगा जी, 1 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का जो कनेक्शन है वो यही रहता है हमेशा। 3 का विपरीत 4 मिलेगा, 2 का 5 और 1 का 6, क्योंकि विपरीत का योग हमेशा कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए, तो अब आ जाते हैं हमारी पहली टाइप पर, जब पासे की एक आकृति आपको दी जाए। जैसे मान लीजिए आपको कोई पासा दिया गया, और सवाल आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति का अध्ययन करते हुए बताइए 3 का विपरीत कौन सा नंबर होगा, और आपके सामने ऑप्शन है जी 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब भी आपको डाइस का क्वेश्चन मिलेगा, चाहे उसमें एक आकृति हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आपको एक काम करना है, आपको ये चेक करना है कि ये पासा मानक है
या साधारण है। ठीक है, तो यहां चेक करेंगे जी 3 और 2 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, कहीं भी 7 नहीं है, तो इसका मतलब पासा कौन सा है जी? स्टैंडर्ड। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि 1 2 3 ये सतह हमें नजर आ रही है, छुपी हुई कौन सी है भाई? 4 5 और 6, क्योंकि ये पासा कौन सा है? मानक है, और मानक में एक ही विशेषता है कि विपरीत का योग कितना होगा? 7 होगा। तो 1 का विपरीत कितना होगा जी? 6, 2 का विपरीत कितना होगा? 5, और 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपसे सवाल पूछा है 3 का अपोजिट का, तो कहाँ टिक करेंगे जी? ठीक है, आया कि नहीं समझ में? तो करो एक सवाल, नोट कीजिए। सवाल यह है कि दिए गए पासे का अध्ययन करते हुए बताइए 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा? खुद कीजिए। देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है? पासा चेक करना है कौन सा होगा। तो कौन सा पासा है ये? कैसे? नहीं आ रहा है। देखो 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। हमें कहीं भी 7 नहीं मिला। इसका मतलब ये सबसे पहले पासा कौन सा है जी? मानक। और मानक पासे में हम जानते हैं कि विपरीत का योग कितना होता है? 7 होता है। तो 4 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा? केवल एक ही नंबर है, 3। ठीक है, ये तो रही बात पासा मानक होगा। अब बात करते हैं जब पासा जर्नल होगा, सामान्य होगा। तो ये मान लीजिए पासे की आकृति दी गई, और आपसे सवाल पूछा गया कि दिए गए पासे का अध्ययन करते हुए बताइए 5 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से हैं 1 2 3 और 5। एक बार फिर से ऑप्शन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है 1 4 3 1 4 6। एक बार फिर से लिख रहा हूं ऑप्शन 2 3 4 2 या 3। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये पासा कौन सा है जी? जर्नल है, साधारण है। कौन सा है? हाँ जी, कैसे है? हाँ हाँ, हो रहा है ना। देखो 3 और 2 कितना हो रहा है जी? 5। 5 और 3 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। लेकिन जब 5 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा जी? 7। और 7 का मतलब कौन सा जी? साधारण। ठीक है, पासा अगर 7 आपको नजर आ रहा है कहीं भी, तो पासा कौन सा हो जाएगा? साधारण हो जाएगा, जर्नल हो जाएगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। मानक में क्या होता है? विपरीत का योग कितना होता है? 7 होता है। लेकिन जर्नल में ऐसा नहीं होता है। विपरीत सतह का योग 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। अब देखो जरा ध्यान से भाई, 2 मुझे नजर आ रहा है, 3 मुझे नजर आ रहा है और 5 मुझे नजर आ रहा है। छुपी हुई सरफेस कौन सी हुई जी? 1 4 और 6, यही हुई। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जी 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा? तो 2-3 चीजें हैं। अगर ये पासा मानक होता, स्टैंडर्ड होता, तो 3 का विपरीत क्या आ जाता? 4 आ जाता। दूसरा ये कि जी 3 के साथ 2 भी नजर आ रहा है, 3 के साथ 5 भी नजर आ रहा है, तो 2 और 5 हमारा आंसर हो नहीं सकता। अच्छा जी, 3 के विपरीत बची हुई सरफेस कौन सी है? या तो 1 या 4 या फिर 6।
लेकिन 3 के विपरीत 1 होगा, 4 होगा या 6 होगा, ये हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं भी 5 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 5 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 और 3 इसके साथ नजर आ रहे हैं और एक साथ नजर आने वाली सरफेस एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। तो बचे कौन कौन से जी? 1, 4 या 6। तो 5 का विपरीत भी हो सकता है 1 या 4 या 6 में से कोई एक। देखो स्टैंडर्ड में क्या है, कंफर्मेशन है कि जी 4 का विपरीत तो 3 ही होगा, 1 का विपरीत 6 ही होगा, 5 का विपरीत 2 ही होगा। लेकिन जर्नल में क्या, जर्नल का मतलब साधारण चीज है, तो उसमें कंफर्मेशन नहीं है कि भाई 5 का विपरीत 1 आएगा या 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं 6 का विपरीत पूछना चाहूं तो आप ये कहेंगे कि सर जी 6, 4, 1 एक साथ छुपी हुई है, तो वो भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। तो 6 का विपरीत 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो 6 का विपरीत कौन सा बच गया जी? 2, 3, 5 में से कोई एक। इतनी बात समझ में आई? अब ये बात तो क्लियर हुई सर जी कि जी 3 का 5 का इनका कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे किया जाएगा, तो उसको मेथड को बोला जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। जैसे सवाल क्या पूछा है? 5 का विपरीत, 5 का विपरीत क्या 2 होगा? हाँ जी, क्यों? हाँ सामने दिख रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्या 3 आएगा? नहीं होगा। क्या कोई नंबर खुद का ही अपोजिट होता है? नहीं होता। तो बच गया कौन सा जी? आया समझ? दूसरा देखो, अगर यही ऑप्शन ऐसे होते हैं मान लीजिए, तो 5 का विपरीत हमें पता है जी हाँ 1 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 हमारा आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1, 4, 6 में से कोई एक। तो हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं हाँ जी 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा कंफर्म आंसर नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि इन तीनों में से तो कोई एक ना एक है जो 5 का विपरीत होगा। तो कहां टिक करेंगे जी? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर यही ऑप्शन ऐसे होते हैं मान लीजिए, तो 5 का विपरीत क्या 2 होगा? साथ नजर आ रहा है, तो 3 होगा? नहीं। क्या 2 और 3 में से कोई एक है जो 5 का विपरीत होगा? नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन जी? ऑप्शन नंबर सी। अगर यही ऑप्शन आपके ऐसे होते हैं मान लीजिए कि जी 5 का विपरीत बताइए, ऑप्शन नंबर है 1, बी है 4, सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है कैन नॉट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जी 5 का विपरीत 1 भी इसका है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों में से कौन सा कंफर्म होगा ये हम नहीं बता सकते। तो कहां जाना पड़ेगा फिर? ऑप्शन नंबर डी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यही ऑप्शन आपका यहां पे ऐसे होता 1, 4, 6, तब भी आपका आंसर यही होता। ठीक है, समझ में आया? यानी कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड अगर डाइस होगा तो उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें तो विपरीत का योग कितना होगा? 7 होगा, उस करैक्टरिस्टिक से सोल्व कर देंगे। लेकिन जब डाइस आपका जर्नल होगा और आकृति 1 दी जाएगी, तो ऐसे सवालों को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया जाता है। ऑप्शन पे देखा जाएगा कि कौन सा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो लिखो सवाल एक। हेलो, हाँ सर जी मैं करता हूँ 2 मिनट में। करो नोट डाउन जरा। ये आपको आकृति दी गई है और आपको इसमें बताना है कि जी 2 का विपरीत कौन सा नंबर होगा। आपके सामने ऑप्शन में लिख रहा हूं यहां पे। 2
हाँ सर जी, कर लिया नोट आपने सवाल ये? तब देखो इस सवाल को ध्यान से अगर देखें, इस सवाल क्या है कि आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। सवाल तो एक ही मिलेगा लेकिन ऑप्शन अलग अलग मिल सकते हैं, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, एक आकृति जब आएगी। तो सबसे पहला काम क्या बताया, पासे को चेक करेंगे कि पासा मान्य का या साधारण है। मान्य क्या होता है? हाँ, और साधारण 7 आएगा। तो ये पासा कौन सा है? साधारण। 4 और 3 कितना हो रहा है जी? 7 का मतलब कौन सा होगा? साधारण। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो 2, 3, 4 आपको ये 70 नजर आ रही है, ये तो एक दूसरे के विपरीत हो नहीं सकती। बची कौन कौन सी जी? 1, 5 और 6। अब सवाल में हमसे पूछा गया जी 2 का विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो जो 2 का विपरीत हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? क्या 2 का विपरीत 3 होगा? नहीं। क्या 4 होगा? नहीं। 2 का विपरीत हो सकता है 1, 5 या 6 में से कोई एक, यही होगा ना। अब अगर मान लीजिए आपको ये कंडीशन दी गई ऑप्शंस की, तो कहाँ टिक करेंगे जरा बताओ। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जी 2 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ नजर आ रहा है। 4 भी नहीं हो सकता, कोई नंबर खुद भी एक दूसरे का विपरीत अपोजिट नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? 5। अगर यही ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएं तो 2 का विपरीत 2, 3 नहीं हो सकता, 3 और 4 नहीं हो सकता, 2 और 4 में से भी नहीं हो सकता। कहाँ टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी पर। अगर यही ऑप्शन ऐसे मिलते हैं तो हम ये जानते हैं कि जी हाँ 2 का विपरीत 1, 5 में से हो सकता है, 5 और 6 में से भी हो सकता है, 1 और 6 में से भी हो सकता है। लेकिन इनमें से कौन सा आंसर होगा ये हम कन्फर्मली नहीं बता सकते। तो कहाँ जाना पड़ेगा? कैन नॉट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर यही कंडीशन ऐसे मिलती है तो कहाँ टिक करेंगे जरा बताओ। कहाँ टिक करेंगे? यस, 1/5 नहीं, 1 या 5 में से कोई एक, क्योंकि 2 का विपरीत 4 बिल्कुल आंसर हमारा नहीं होगा। हाँ, 2 का विपरीत 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा कंफर्म होगा ये भी हम डिनोट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक ही आंसर बचता है, ऑप्शन नंबर सी। ये देखें तो जी 2 का विपरीत क्या 3 होगा? क्या 4 होगा? नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए कि या तो आप 6 पे टिक करके आओ या फिर इनमें से कोई नहीं पर टिक करके आओ। कोई नहीं का मतलब होता है कि क्या आपको ऑप्शन जो दिख रहे हैं बाकी के 3, क्या इनमें से कोई एक आपका आंसर बन सकता है क्या?
तो आपको बताया कि हाँ 2 का विपरीत 6 हो सकता है, तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया ना, तो कहाँ टिक करेंगे जी। अगर यहाँ पे 6 की जगह मान लो 2 ही होता तो उस कंडीशन में हम कहाँ करते, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 6 होता, 5 होता या 1 होता तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होता। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो बताइए क्या आएगा इसमें, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 3 भी आंसर नहीं है, 3 4 भी नहीं है, और ये कोई भी इनमें से आंसर नहीं बन सकता। इसमें क्या आएगा, 1 5 या 6 में से कोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत रहेगा आज के लिए फिर। आ जाओ सर। मेरे जियोग्राफी के सर का बनेंगे, 3 दिन हो गए। हाँ मैं बोलूँगी सर हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब आप ही पढ़ा लो, तो उनसे आपसे पढ़ेंगे जियोग्राफी वाले सर। पता है वाले सर का ना कॉन्फिडेंस लेवल तो है, उन सर की फेस पे मुझे स्माइल रहती है, देखा तुमने? उनकी स्माइल क्यूट लगती है, इंटरेस्ट आता नहीं के साथ पढ़ गया। कॉमेडी ज़्यादा करते हैं, अब कॉमेडी से दूर सब अच्छे होते हैं, हमारे टीचर तो सारे अच्छा हो मैडम, ये मैडम की तारीफ में नहीं कवर तो कंप्यूटर का पूरा करवा देंगे वो, ये वाली बात है, कॉन्फिडेंस लाओ। गुड मॉर्निंग खाएगी, गुड मॉर्निंग। अरे मेरे जैसे आलसी आदमी बाइक का सीटेगा परेशानी होगा ना, 10 बजे उठने वाला सुबह जल्दी उठ रहा है। कोई नहीं आप आराम से आइएगा, अपने मर्जी के शेड्यूल मान लीजिए आप किस टाइम। नहीं और भी है ना, फिर घर पे प्रोग्रामिंग सीखने आते हैं बच्चे, और भी हैं। कहाँ तक हो गया था ये बताओ यार, दिमाग क्या बोल रहे हो? स्टार्टिंग से? क्यों? वो लड़का कहाँ गया, एक और था वो तो वही है। अच्छा नाम क्या है तेरा? हैं? रहने दे, प्रसाद अच्छा नहीं है, जमुना पार वाला ही ठीक है। अरे मेरे बहुत दोस्त हैं मेरे जमुना पार के, जनकपुरी वेस्ट। नहीं मैं बेसिकली यहीं से हूँ, बेसिकली यहीं से हूँ। हाँ मैं, हाँ दिल्ली में पहले प्रोग्रामिंग सिखाया करता था। नहीं इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ाया कभी।
मैं प्रोग्रामिंग सिखाया करता पहले, है ना, जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं ना वो सिखाया करता हूँ पहले। अब नहीं है, अब तो शुरू से। अरे यार तुम लेट करवाओगे सिलेबस, कोई नहीं चलो। हाँ, क्या करने से? नहीं, मैं मेहनत करने नहीं देता। अरे नहीं, मतलब सिलेबस है ना वाइड है, तो सब अपना टारगेट ये है कि 2 बार कवर कर दें इसको एक बार में, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ है तो ऐसे थ्योरी पढ़ने समझ में आती नहीं है। अरे बहुत बोलती है तू। नहीं भाई, लोकतंत्र का देश है। जीके पढ़ते हो ना? पढ़ता है ना लोकतंत्र और ये सब क्या होता है? यूनियन और फेडरल कंट्री में क्या फ़र्क है? यूनियन नहीं पता? यूनियन होता है, अरे मैं जीके क्यों पढ़ा रहा हूँ? हाँ, यूनियन होता है संघ। हाँ, जैसे यूनाइटेड स्टेट है। हाँ, यूनियन और फेडरल, 2 इंग्लिश में पढ़ा करो, ज़्यादा समझ में आएगा। MS ऑफिस शुरू कर दे, अब चुप हो जाओ तो, इतनी बोलती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से शुरू करें भाई। दोबारा से बनाएगा नोट्स? इनिशियली बनाएगा ना? ठीक है, तो अब देखो समझाया हुआ है तुम सबको है, तो हम स्टार्टिंग से अगर नोट्स बनाएं तो एक अलग से जगह से, हाँ, लाइंस बता देता हूँ तुम्हें कहाँ से क्या लिखना है, और फिर आगे जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं फिर वो आगे जाके पढ़ लेंगे भाई। अगर तुम्हें इनिशियली करना ही है और शायद और बच्चे हैं तो दोबारा भी करवाना पड़े, हो सकता है ये, तो कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाल लो पहला टॉपिक, और है ना नोट्स बनाते चलो, लास्ट में तुम्हें ढूंढना ना पड़े कहीं कुछ भी। ये आप कहाँ के सर? दिल्ली से है। कहाँ से भाई? दिल्ली छोटा है क्या? हैं? हाँ हाँ, त्रिलोकपुरी सुना है ना? त्रिलोकपुरी में JMD रहा, JMD है, फील्ड ARS के 3-4 ऑफिस हैं त्रिलोकपुरी में। अरे नहीं, मैं फालतू में नहीं घूमता कहीं भी। ठीक है, MS ऑफिस डालो। ठीक है, लिखो आविष्कार। आविष्कार पता है ना क्या? इन्वेंशन और डिस्कवरी में फ़र्क पता है? अच्छा यार, दोनों का एक डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन होती है दोनों की। डिस्कवरी होती है कोई चीज़ अवेलेबल थी नेचर में, हमने खोज के निकाली, और डिस्कवरी है आई डिस्कवर्ड दिस। ठीक है, इन्वेंशन क्या चीज़ होती है? जो चीज़ हमने खोज के निकाली है उस पर और शोध हो और एक नई चीज़ बन जाए, उसे इन्वेंट करना कहते हैं। जैसे भाई कच्चा तेल तो पहले मिला, और उसमें से पेट्रोल अलग करना, स्प्रीट अलग बाद में हुई ना, पहले तो सब लोग कच्चा तेल यूज़ करते थे। तो डिस्कवरी क्या हुई? कच्चा तेल निकाल लिया और डिस्कवरी है। इन्वेंट क्या किया उन्हें? पेट्रोल इन्वेंट किया, डीजल इन्वेंट किया, ये सब इन्वेंशन है। आगे समझ में? ठीक है, देखो आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा MS ऑफिस बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की है? अमेरिका की है, तो लिखो अमेरिका, ब्रैकेट में अमेरिका लिख लिया। और जैसे छोटी छोटी चीज़ें है ना, छोटे छोटे पॉइंट खुद ढूंढ के लिख लिया करो, ताकि है ना ये क्या होगा तुम्हें, जैसे जो शंट मेमोरी होती है ना कि फटाफट ध्यान आता है कोई चीज़। ठीक है, तो वो इनसे ही आती है कि तुम पॉइंट कितना लिखते हो, तो अपने अपने पॉइंट है ना पहले लिख लिया कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर ली फटाफट, क्योंकि ये कॉमन सेंस की चीज़ है। ये तुम ये बड़े हो चुके हो, अब तुम बार बार बताएं ये चीज़ अच्छा नहीं लगता कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ये लाइन वो बचपन बताया करते 8वीं 10वीं क्लास में कि ये वाले क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लो, ये पेपर में आएगा। जो तुम्हें ऐसे लगे ना कि ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती, कहीं आ सकता है, अंडरलाइन लगा लिया करो जब भी जब। ठीक है, ये कॉमन सेंस की चीज़ है, आगे बहुत काम आएगी तुम्हारे। ठीक है, अब आगे लिखो, कहाँ तक लिखवा दिया? अमेरिका। इसका माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है पता है? कौन है? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नहीं, बिल गेट्स। हाँ, बिल गेट्स बहुत ही शानदार इंसान है, कभी सुनना, थॉट्स पढ़ना उसके, बहुत तगड़ा है। क्या क्या बोल रहे हो? क्या? हाँ, अरे यार कैसे मार रहे हो आप जिंदा इंसान को?
बढ़िया इंसान है वो, ठीक है। यह मुख्य रूप से एक पैकेज है MS ऑफिस। पैकेज पता है क्या होता है? बताया था? अरे नहीं मैडम, आप भूल जाते हो बार बार। पैकेज क्या चीज़ होती है कि वो जो सॉफ्टवेयरों का संगठन है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयरों का संगठन है। संगठन हिंदी का शब्द है, बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ, तो लिख लेना भाई, मेहनत का थोड़ा सा वो करो। MS ऑफिस एक संगठन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स का। MS ऑफिस कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक सूट पैकेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, SUITPACAGE। यह एक शूट पैकेज है। आया समझ में? सबसे पहले लिखो भाई, MS ऑफिस सबसे पहले MS ऑफिस मैक OS के लिए MAC मैक फिर OS के लिए बनाया गया था। मैक OS पता है भाई, समझाया था सबको, आप थे? मैक OS पता है? एप्पल वाले जो कंप्यूटर आया करते हो, मैक हाँ, जो आप मैकबुक बोलते हो, आईपॉड, वो सारे iOS हैं। iOS पता है ना क्या है? बताया था, फुल फॉर्म 2-3 बार बता दी, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मैक OS के लिए बनाया कि मैकबुक्स जो थी एप्पल की, उनके लिए बनाया गया सबसे पहले, ठीक है। आगे लिखो, MS ऑफिस के पांच प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं। वैसे हैं और भी, पर हम बेसिकली पढ़ते हैं 5 के लिए, क्योंकि ये 5 है ना, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट काम यही आते हैं। बाकी का हम काम लेते भी नहीं, अगर होंगे तो भी काम नहीं लेते उनसे। बाकी उनके बारे में एक 2 लाइन ज़रूर लिखेंगे अपन आगे भी। क्या बोल रहे हो? क्या? सॉफ्टवेयर की स्पेलिंग, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। नंबर फर्स्ट डालो, MS वर्ड। MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड क्या चीज़ है? इसके आगे इसकी एब्रिविएशन भी लिख लो पूरी। बताया था ना भाई क्या है पूरी, बताओ। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है भाई, 5 बार बता दिया तुमको। MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ब्रैकेट में लिख लो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आज गर्मी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सेकंड लिखो, MS एक्सेल। थर्ड है MS पावर पॉइंट। MS पता है ना, माइक्रोसॉफ्ट है, हाँ, तो MS पावर पॉइंट। फोर्थ है MS एक्सेस, ACCESS, ठीक है। फिफ्थ क्या है? MS आउटलुक, हाँ, OUTLWK। आउटलुक, जैसे आउटलुक ये चीज़ है जैसे जीमेल है ना, वैसे आउटलुक है, ठीक है। आउटलुक पे भी हम अपनी आईडी बना सकते हैं, जैसे जीमेल पे बनाते हैं ना ईमेल आईडी, वैसे आउटलुक पे भी बना सकते हैं अपन, ठीक है। अब MS वर्ड से शुरू कर लें, ठीक है। अब ये थोड़ा फास्ट कवर कर देते हैं यार, पहले मतलब 2 बार हो चुका है वैसे, तो फास्ट कर लेते हैं, पढ़ते तो नहीं। MS वर्ड लिखो, अब टॉपिक डाल लो, MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है।
जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने उसमें सुधार करने के लिए किया जाता है। हो गया? डेफिनेशन समझ में आ गई? सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट इसमें लिखो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अवयव। अवयव पता है ना क्या होते हैं? कंटेंट्स। कंटेंट्स लिख लिया? पक्का? ठीक है, फर्स्ट डालो टाइटल बार। कोई समझने की चीज़ नहीं है, समझाया था भाई पहले। टाइटल बार आता है मैडम? ये दोबारा बताऊं? जो ऊपर की एक पट्टी होती है जिसपे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस आता है, ठीक है। एक साइड लिखा होता है डॉक्यूमेंट कौन सा है, ये नाम लिखा होता है ना सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, आगे समझ में? वो टाइटल बार है भाई, पता है? अरे बता दे, नहीं पता तो मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो लिखो इसकी डेफिनेशन। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ऊपर एक रिबन, रिबन किस चीज़ को बोलता है पता है? एक पट्टी को बोलते हैं, पट्टी को रिबन बोलता है। ब्रैकेट में पट्टी लिख लेना। इन दैट केस भाई पेपर में आ जाए कि पट्टी लिखा, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या लिख रखा है, उसके लिए, ठीक है। बट जो फाइल का नाम पट्टी के समान पट्टी होती है, समान नहीं होती है, जो फाइल का नाम और जिस सॉफ्टवेयर में फाइल खुली रहती है, और जिस सॉफ्टवेयर में फाइल खुली रहती है उस सॉफ्टवेयर का नाम दिखाती है। टाइटल बार में 3 बटन होते हैं। क्लोज, क्रॉस नहीं, क्लोज, क्रॉस वो सिंबल है, उसका काम क्लोज करने का है। इनका मतलब लिख लेना कौन से का क्या है। रिसाइज पता है ना कौन सा है? इसके अंदर ही आता है रिसाइज। हाँ हाँ, वो रिसाइज है कि वापस जैसे छोटा है और उसके उस पर दबाया तो मैक्सिमाइज हो गया, वापस उसी पे दबाया ना तो छोटा साइज का हो जाएगा, वो हाफ विंडो में आने लग जाएगा। आ गया भाई? पता है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखें स्टैंडर्ड टूल बार। लिख लिया? वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें फाइल और हाँ जी, फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए टूल रहते हैं। जैसे नई फाइल खोलना, आगे हम पढ़ेंगे कि ये काम कीबोर्ड से भी होते ही हैं, पर हम उसमें बेसिक चीज़ें भी पढ़ेंगे। कीबोर्ड का बाद में देखेंगे उसमें क्या क्या होता है। जैसे कंट्रोल एन से नई फाइल खुलती है ना, तो ये बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। पुरानी फाइल खोलना, फाइलों को सुरक्षित रखना,
लिख लिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रिबन, RIBBON। वैसे तो पहले ही बताया तुमको कि रिबन, हर एक पट्टी को हम रिबन ही बोलते हैं, पर इसमें स्पेसिफिक रिबन दे के पूछेगा ना तो वो वाली पट्टी आएगी जिसमें होम, इंसर्ट, इन सब के नाम लिखे होते हैं ना, वो वाली पट्टी आएगी, ठीक है। तुम्हें मैं दिखा दूंगा फ़ोन में कौन सी पट्टी रिबन बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा हर एक चीज़, ठीक है। यह है स्क्रीन के टॉप पर टाइटल बार के नीचे पट्टी होती है, इसमें किसी कार्य को करने के लिए आदेशों का एक पैनल होता है। आदेशों का मतलब पता है क्या, कमांड से, है ना। तो आदेशों का पैनल होता है। नहीं, कमांड्स पैनल, कमांड्स का पैनल होता है, कमांड्स नहीं होती, कमांड्स का पैनल होता है। होम बटन, तो होम की सारी कमांड किस में मिलेगी, होम पैनल में। नेक्स्ट पे जाएंगे, हाँ वो कमांड ही होती है, वो अलग चीज़ है, हाँ वो अलग चीज़ है, वो इनसे नहीं है। उसको स्पेसिफिकली उसको कमांड ही बोलते हैं, पर मेनली कमांड का मतलब क्या होता है कि आदेश देना, ठीक है। ये डिफरेंस है इन चीज़ों में, वो अलग चीज़ में काम आता है, ठीक है। रूलर, नेक्स्ट देखो, यह डॉक्यूमेंट विंडो के टॉप पर और उसके बाईं तरफ दिखाई देता है। इसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट में तुम्हें पता है ना, तो पहले बताया था रूलर क्या चीज़ है, क्या है, बेसिकली फुटाई है, ठीक है। उसमें नाप लिखे होते हैं, पर वो उसके स्टैंडर्ड नाप हैं, ठीक है। वो अपने बेसिक फुटेज जैसा नहीं है, वो जो सॉफ्टवेयर है उसके ही स्टैंडर्डली वो अपने हिसाब से नापता है उसको। हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें जो वर्टिकली हॉरिजेंटली उसको देख सकते हैं, भाई ये इतना चौड़ा आएगा, ये इतना बड़ा आएगा, पेज के हिसाब से, ठीक है। कि भाई पेज साइज A4 लेना है, कौन सा पेज साइज लेना है, उस हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं कि इतना मार्जिन छोड़ के इतने पे आ जाए, तो हम पहले ही सेट कर सकते हैं। मार्जिन बाद में भी सेट कर सकते हैं, पर वो होता है काम करते करते सारी चीज़ सेट हो जाए, उसके लिए रूलर दे रखा है। आगे समझ में, तो पूरा लिखो इसको, कहाँ तक लिख लिया, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल और हॉरिजेंटल नाप को देखने व सेट करने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे कैसे आता है कि रूलर कितने टाइप के होते हैं उसमें, कि रूलर कितने प्रकार के होते हैं, तो पता है कितने होते हैं, अभी तो बताया यार, 2 ही होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मना कर रहा है यार बताने के बाद भी, अभी तो बताया तेरे को। इसी में से ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही कितने प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, बस
अभी तो बताया तो अभी मना कर रहा है, मुंह पे तो मना मत कर, थोड़ी देर बात करती है, सर पूछे उनको मना कर दियो। ठीक है, सबसे पहले स्टेटस बार, ये थोड़ा फास्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है भाई, क्योंकि पहले 2 बार करवा चुके, 2 बार मैं बता चुका इन चीज़ों के बारे में। अभी भी अगर कोई तुम्हें नहीं पता किसी चीज़ के बारे में तो दोबारा पूछ लूँगा, अभी फिर से बता दूंगा। ठीक है, टेस्ट हो नहीं पा रहा, मैं बना के रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेटस बार लिखो। यह डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ सूचनाएं जैसे क्या, स्टेटस बार बताया था, बताओ क्या है स्टेटस बार? स्टेटस दिखाता है क्या स्टेटस? पेज फाइल का नाम, कहाँ होता है ये? नीचे नीचे होता है, क्या क्या आता है इसमें? पेज नंबर, कितने वर्ड लिख रखे हैं, कितनी लाइन्स हैं, जूम इन जूम आउट का भी इसी पे होता है, मैक्सिमम मिनिमम बता दिया था इसमें कितना होता है। ये क्वेश्चन आते हैं भाई, तो ध्यान से सुनो। 10 to 500 है ना, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500। ठीक है, तो याद कर ले भाई, ये आते हैं इनसे क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से ना क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं है तेरे को उठा के भाई यही दे देगा, इसका सॉफ्टवेयर बना के दिखा, ऐसा नहीं है, इनसे क्वेश्चन आएंगे, छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे, और तेरे को नहीं बताऊंगी फिर वो फाइनली, अगर तो अभी ध्यान नहीं देगा तो इन पर। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे के सुन, हर एक चीज़ को। आगे समझ में, क्या समझ में आया? सर आपने बताया मिनिमम 10 होते हैं, हाँ, मैक्सिमम 5 होते हैं, और 5 नहीं होते, 5 होते हैं, 500। 5 किलो बोला। अच्छा, मैंने 5 बोल दिया क्या भाई, गलती हो गई यार। ठीक है, स्टेटस बार लिखो, कहाँ तक लिख लिया? कुछ सूचनाएं जैसे जैसे पेज नंबर, कि कितने टोटल कितने पेज है। सेकेंडरी चीज़ क्या है? करंट पेज, कि अभी अपन कौन से पेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कि अभी अपन कौन से, भाई अगर 500 पेज हैं तो हम उसमें दिखाएगा, तुम 6ठे पेज पे हो तो उसमें दिखाएगा 500 आउट ऑफ 6, मतलब 6th पेज पे आप हो, टोटल पेज 500 हैं। ठीक है, ऐसे उसमें दिखाता है। ठीक है, हर एक वर्जन में उसका दिखाने का तरीका अलग है, पर बेसिकली दिखाता ही यही चीज़ है। ठीक है, उसमें और डिज़ाइन विज़ाइन चेंज कर देते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं, पर उसका जो दिखाने का मकसद है टोटल यही है। ठीक है, और क्या है इसमें? कॉलम नंबर, नाम वगैरह नहीं शो करेगा यहाँ पे, शीट वगैरह, शीट भी तो शो करता है, शीट नंबर। हाँ, ये शीट नंबर ही तो बोला है मैंने, और कुछ थोड़ी बोला है। क्या लिख लिया आपने? पेज और शीट में फ़र्क होता है क्या? ठीक है, फ़र्क होता है भाई, वर्ड फ़र्क होता है पेज और वर्ड नंबर भी आता है। हाँ, अरे तो लिखोगे तभी तो, आगे तो सुनो तो सही। ठीक है, कॉलम नंबर, लाइन नंबर, और इसी पे लिखो आगे कि जूम इन और जूम आउट का कॉलम इसी में दिया होता है। और मैं छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, गलत मत कर देना कहीं। ठीक है, ठीक है भाई, आगे समझ में। ठीक है, इसमें वर्ड काउंट लिख लिया तुमने, वर्ड काउंट भी आता है इसमें, कि टोटल वर्ड्स कितने लिखे हैं तुमने, लिख लिया मैडम। ठीक है, आगे लिखो कर्सर। कर्सर बताया था तुम्हें क्या चीज़ है? कर्सर में तो ऊपर जो ब्लिंक करता रहता है, हाँ, पर आप उसमें माउस का जो स्क्रॉलर था उसे भी उसने पूछा तो उसे जब कर्सर बोल रहे थे वहाँ कंफ्यूज हो गई थी। कौन से कर्सर तो नहीं, हाँ, देखो कर्सर, blink करता कर्सर है। किस चीज़ को बोलते हैं? बेसिकली कर्सर क्या चीज़ है? देखो, मैंने उसकी बात को हाँ जब बोला था, एक कर्सर होता है, एक एरो होता है, और एक वो होता है, एरो को भी कर्सर ही बोलते हैं। हाँ वही एरो को भी आप कर्सर ही बोलते हैं, तो वो वही है। तो एरो भी कर्सर ही है। अगर ब्लिंक करता है सिर्फ MS ऑफिस में है ना, वो एरो किस में चेंज हो जाती है? उस एक लाइन में चेंज हो जाती है, जो सीधी लाइन आती है ना, हाँ, वो जो ब्लिंक करती रहती है। ठीक है, वो ब्लिंक नहीं करती, टैप बोलते हैं उसको, ब्लिंक नहीं बोलते। हाँ, टैप टैप टैप, ये वाला टैप, इसको टैप बोलते हैं। अब ब्लिंक करना मतलब ब्लिंक करना मतलब झपकना, ये दिस इज द ब्लिंक। तो वही तो करती है अब। अरे नहीं मैडम, बोलने का फ़र्क होता है ना, हम चीज़ों को अलग अलग बोलते हैं। हर एक अब रेट भी बोलते हैं, माउस भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्या फ़र्क है भाई रेट और माउस में? दोनों चूहे हैं ना, है ना मैडम, हाउस और होम। ठीक है, रेट और माउस हाउस मतलब खाली होता है, होम मतलब जहाँ लोग बैठते हैं, ऐसे home नहीं, हाँ ऐसे ही होता है।
तो रेट और माउस में बताओ फिर। रेट भी अंदर खाली होता है, माउस भरा होता है। ये क्या है जहाँ आपको, ये क्या है जहाँ पर अभी रह रहे हो? हाउस है, होम? अभी ये तो घर है, अभी मैं हाँ तो वो क्या है, हाउस है, होम है? ये होम है। घर है सर जी, नाम That is my house and it is जहाँ मतलब जहाँ लोग रह रहे हो। अच्छा, वो ये तो चलो हार्ड टॉपिक है। रेट और माउस में डिफरेंस बताओ फिर। फिर वो तो वही है। हैं, दोनों चूहे हैं ना? तो वही है। हाँ तो इनमें फ़र्क तो ये होता हो है। सकता है तुम बाहर आए माउस है या- ना, नहीं, माउस जो है वो घरेलू चूहे जो अपने घर में होते हैं ना उनको बोलते हैं। रेट हम बोलते हैं जंगली चूहों को, आ गया ना फर्क? है ना? है ना फ़र्क? फर्क होता है। हाँ ठीक है। कर्सर लिखो। कर्सर पता है ना, जहाँ से टेक्स्ट की शुरुआत होता है, कर्सर में से ही टेक्स्ट निकल के आता है। हम कर्सर से ही टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं, ठीक है? वो चीज़ कर्सर है। एक जो लाइन खींची आती है ना ऊपर ऊपर, नोट पैड या फिर कुछ भी बोलते हैं, वहाँ लिखने के लिए एक लाइन खींची आती है सीधे, उसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है? वहीं से शुरू करते हैं लिखना। तो इसमें डेफिनेशन लिखो, इसे इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं। INSURCEN, CEN, इंसर्शन, CEN। पॉइंटर भी कहते हैं। यह है किसी टेक्स्ट के प्राथमिक बिंदु को दर्शाता है। मैडम थोड़ा साफ साफ लिखा करो ना, ताकि आपको भविष्य में भी मतलब पढ़ना पड़ जाए तो पढ़ लो आप, है ना? ऐसा ना हो कि भाई कोई लिपि पढ़ने वाले को बुलाया जाए बाद में कि भाई इसको डिकोड करके बताओ क्या लिख रखा है। नहीं ये नोट्स नहीं आपके? अच्छा, आप नोट्स नहीं बनाते? मेरे को क्या 2 बार परेशान कर रहे हो, आपको बनाना ही नहीं है तो? अच्छा ठीक, पहले नहीं बनाने थे क्या? अरे भाई पढ़ लो ना, पेपर में ना अलग से आएंगे यार, हार्ड आएगा पेपर में, पहले बता रहा हूँ। इजी नहीं आएगा कुछ भी, कंपटीशन बहुत हैवी हो रहा है आजकल, तो अलग ही लेवल के पेपर आएगी सारे। मैं देखता हूँ, मेरे को चक्कर आते हैं आप पेपर। नहीं कौन से वालों को दे नहीं पाता, थोड़ा सा मेरा पेट बढ़ा है तो मैं भाग नहीं पाता, तो ठीक है। हाँ नहीं भाई ऐसे ना एक प्लान ले, नहीं यार मैं नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं कर सकता। नहीं हाइट है नहीं भाई, इतना लेजी नहीं हूँ यार। अब मैं सुबह उठ के आ गया, बताओ बाइक घसीट के लाया हूँ कितनी दूर। नहीं क्या हो गया तो क्या? हाँ कोई इशू नहीं है इसमें, क्या है? कर्सर लिखो। कितना लिखा? पॉइंटर भी यह किसी टेक्स्ट के प्राथमिक बिंदु को दर्शाता है, ठीक है? ये किसी टेक्स्ट के प्राथमिक बिंदु को दर्शाता है। यह जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप होता है। आगे लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं। लिख लिया? ठीक है, तो नंबर 1 पे डालो टेक्स्ट एडिटिंग। बार बार कॉल कौन कर रहा है? ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग डाल दिया, तो टेक्स्ट एडिटिंग में लिखो आगे। ये डेफिनेशंस लिख रहे हैं अपन, ठीक है? बाद में समझेंगे इनके कॉन्सेप्ट्स को, किसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं उसको ढंग से समझेंगे, ठीक है? और अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज़ को, लिख भी लेना और पर समझ ज़्यादा लेना, चाहे लिखो मत, समझ लेना उसको, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ों से अगर क्वेश्चन आ गया वो भूल मत जाना कहीं से, ठीक है? इसमें लिखो टेक्स्ट एडिटिंग में MS वर्ड के किसी टेक्स्ट को TXT लिख लिया और बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने
लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना, डिलीट करना, टेक्स्ट के कंपोनेंट को मॉडिफाई करना, मॉडिफाई क्या कंपोनेंट, आदि कार्य होते हैं या फिर किए जाते हैं। इंटेंशन, इंटेंशन से क्वेश्चन आते हैं तो इसको देख लेना, इंटेंशन क्या चीज़ है। INDENTATION, TATION, इंटेंशन। इंटेंशन का तात्पर्य, ये छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, इनको फटाफट लिख लो, फिर मैं इसको आपको बैठ के ठीक से समझाता हूँ इन चीज़ों को कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, ठीक है। तो इंटेंशन से तात्पर्य है पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच अंतर से है। अंतर से, डिफरेंस से। इसके प्रयोग से टेक्स्ट और पेज बाउंड्री के बीच चारों तरफ से गैप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है भाई, सिंपल चीज़ है, टेक्स्ट की बाउंड्री को कम या ज़्यादा करना है, समझ में आएगा। ठीक, नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस। इनके बारे में हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे टर्म आएंगी, पर इनके बारे में अभी क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम अभी इनकी डेफिनेशन सहित लिख रहे हैं। बाकियों की हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, उनका सिर्फ काम लिखेंगे, ये इनका ये काम है। आगे समझ में लिखो। अब फाइंड एंड रिप्लेस, MS वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट में से किसी विशेष कैरेक्टर या शब्द को आसानी से फाइंड किया जा सकता है। इनके आगे आराम से इनके शॉर्टकट कीज भी लिखेंगे, किससे क्या खुलता है, क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेशन में कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो पूछ लेना, अभी बाद में मत पूछना जब मैं इनके टाइप बता रहा हूँ, फिर कह रहे हो यार इसकी डेफिनेशन नहीं याद, वो अभी सुन लेना, 3 बार समझ लो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो बाद में, क्योंकि कॉन्सेप्ट कराए ना, कॉन्सेप्ट कराते टाइम फिर वापस बेसिक पे आते हैं ना, तो फिर उस कॉन्सेप्ट का मज़ा ख़राब हो जाता है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्पेल चेक। स्पेल चेक बेसिकली स्पेलिंग चेक है। ठीक है, इसमें स्पेलिंग और ग्रामर को
चेक करने की सुविधा होती है। यह है ऑटोमेटिक स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को ढूंढता है तथा सही भी करता है। क्या हुआ, थक गए? तो हाँ, ये हो गया। आप ये देखो, एक पेज में लड़के निकल लिया, आप 4 पेज भर दिया आपने। ठीक है, बस 2 ही तो डेफिनेशन और बचनी है, ये कर लेते हैं पूरी यार, फिर कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे ना। वो हार्ड चीज़ें उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, डेफिनेशन छोटी मोटी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मेल मर्ज। मेल मर्ज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अभी पढ़ लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको डीपली पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ेंगे। और भाई सिलेबस है ना 2 बार कवर करेंगे कम से कम, तो जाके, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें तो समझ में आएंगी। ठीक है, मेल मर्ज। मेल मर्ज के द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं अथवा और कुछ सूचनाएं बदलते हुए किसी दस्तावेज माने डॉक्यूमेंट, किसी दस्तावेज की अनेक प्रतियां निकाल सकते हैं। प्रतियां पता है ना? नहीं पता? फोटोकॉपीज, प्रतियां। भाई नहीं पता तो फोटोकॉपी लिख लेना उसका आगे। नहीं पता तो पहले प्रोपराइटर तो पता है ना क्या होता है? कोई नहीं, बाद में बताऊंगा। तो प्रोपराइटर कंप्यूटर में थोड़ी आता है, तो बेसिकली भी आता है। नहीं, प्रोपराइटर अलग चीज़ है। ठीक है, ग्राफिक्स लिखो, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे आपने जो बताना है मैं बाद में बताऊंगा आपको नीचे बैठ के आराम से। ग्राफिक्स लिखो। इसमें विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे आयत, वृत्त, हाँ, और रेखाएं हाँ, जैसे आपकी बात, अनेक प्रकार की ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, लिख लिया भाई? नोट डालो। MS वर्ड का फाइल फॉर्मेट, अब ये तुम लोग बताओगे, मैंने काफ़ी बार बता दिया है, मैंने बता दिया है, कम से कम 6 से 7 बार बता दिया तुमको। फाइल फॉर्मेट, हाँ बताओ क्या होता है? फाइल का फॉर्मेट चेंज करना। क्या होता है फाइल फॉर्मेट? MS वर्ड का पूछ रहा हूँ मैं, बताया था तुम्हें। डॉट के बाद क्या लगता है बताओ भाई? जैसे PDF में डॉट, हाँ डॉट DOC, हाँ DOCX आ गया। आपको याद नहीं मैडम?
आप पढ़ते नहीं हो फिर। ठीक है, लिखो फाइल फॉर्मेट डॉट DOC। DOC का मतलब है डॉक्यूमेंट है, तो DO ये सब तो डिनोट करते हैं ना, जैसे एजुकेशन हो गया, EDU, ये सब पूछ लो क्या? नहीं, ये अलग चीज़ है, वो अलग हो गया ना? वो अलग चीज़ है। इसमें ये इसका जैसे फॉर्मेट क्या होता है कि फ़ाइल किस टाइप की है। जैसे एप्लीकेशन के पीछे APK लिखाता है, वो एप्लीकेशन है। हाँ, JPG लिखाता है, PDF लिखाता है। PDF फुल फॉर्म पता है ना क्या? ऐसे ही आप बराबर आपको पता है, मैं पूछूँगा। हाँ पूछो, बताओ फिर। सॉरी, अरे पोर्टेबल, D से डॉक्यूमेंट, हाँ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ये लिखवाऊंगा मैं, बहुत सारे लिखवाऊंगा। पर्सनल नहीं है, पोर्टेबल। पर्सनल तो सारी हैं भाई, आपके पास कोई चीज़ है वो तो पर्सनल ही है ना, पोर्टेबल है। ठीक है, कहाँ तक लिखा? फॉर्मेट डॉक और .docx होता है। CX होता है। नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो। MS वर्ड में किसी पैराग्राफ के लिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हाँ, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट स्टैंडर्ड होता है कि डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट को अपन चेंज नहीं कर सकते कि हमें ऐसा कैसा मिले। हम बाद में चेंज कर सकते हैं जैसा हमें करना है, पर हम पहले से हम उसको सेट नहीं कर सकते। हम खोलें उसको ऐसा मिले, वो डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड हमेशा वही मिलेगा। और ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो। नहीं और देख ले, एक तो कोई और बचा ले भाई, कहाँ ले जाएगा इतने पेज बचा के? हैं सारे पेज तू ही बचाएगा क्या? अच्छा लिखा हुआ है तूने, देख ये पढ़ने वाला लड़का 2 3 बार लिख लिया इसने। ठीक है, MS वर्ड में हाँ तो भाई कन्यादान लिखने चला जियो तू। अरे लिखो यार तुम। MS वर्ड में Ctrl+Home के प्रयोग से, अब क्या होता है Ctrl+Home के प्रयोग से? बताया था तुम लोगों को, बताओ, बताइए मैडम। नहीं पता? कर्सर डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंच जाता है। आरंभ माने शुरू, स्टार्टिंग से, कि हम जैसे कि हम भाई 600-700 पेज पे काम कर रहे हैं, हमें अचानक भाई ऊपर जाना है, एक तो स्क्रॉल करके जाए, फिर धीरे धीरे पूछेंगे Ctrl होम दबाए, स्टार्टिंग में आ गया सीधा। ठीक है, ये यूज़ होता है इसका, ये स्पेसिफिक दे रखा है तो इसलिए अलग से बताया तुमको। आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी लिख लिया तुमने, या और लिखूँ? तो इसको बंद करो पहले। 1.5 घंटे की क्लास